Hello, Assalamualaikum guys. Dr. Samia here. Today I'll gonna talk about TOEF, VST, PDA and AST. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी how to differentiate between them. Then I will tell you how to investigate them. Then I will tell you how to diagnose them. And lastly I will tell you how to treat them. पहली वीडियो में जस्ट टॉफ और पीटीए इन दोनों को डिफरेंशिएट करूँगी और कुछ पॉइंट्स वीएसटी और एएसटी के डिफरेंशिएट करके इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं वीएसटी और एएसटी इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगी और उन्हें इनके साथ कंपेयर करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉफ है ना, अब टॉफ, पीडीए, वीएसटी और एएसटी इन सारों का एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें डिक्रीज़ हो रही होती है पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग, ये इसका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। बाकी जो हमारे पास वीएसटी है इसमें भी यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलरिटी, ये भी इंक्रीज़ हो रही होती है इसमें भी पल्मोनरी वास्कुलरिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। और जो एएसटी है हमारे पास इसमें भी पल्मोनरी वास्कुलरिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, या वास्कुलर मार्किंग इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनका देखना होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियोज में आता है, वो इनका मर्मर होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे हमारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आ गया है, दैट्स मीन वो हमारे पास कंफर्म टॉफ है। और इसके अलावा हमारे पास जो वीएसटी है इसका हमारे पास पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, या हॉलो सिस्टोलिक मर्मर जो होता है वो हमारे पास वीएसटी का होता है। पीडीए जो है इसमें कॉन्टीन्यूस या मशीनरी मर्मर होता है। और एएसटी में जो होता है ना, ये हमारे पास इसका सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है, जिसकी फिक्स्ड और वाइड स्प्लिटिंग होती है और सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है वो लाउड होती है। ये इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब मैं इन दोनों को फुली तौर पे एक्सप्लेन करूँगी। अब जो हमारे पास टॉफ है ना, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, अब इसमें क्या सीन है कि इसमें साइनोसिस हो जाता है वाइल क्राइंग। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसे साइनोसिस की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा, क्लबिंग हो जाएगा, उसे बूट शेप हार्ट होगा। अब इसका ये जो हार्ट है ना, ये बूट शेप होता है और ये एक्सरे पे इस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है कि बूट शेप हार्ट है, वो हमारे पास टॉफ का होता है। एक हमारे पास आता है कि किसका एग शेप हार्ट होता है, वो हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो है ना, उसमें हमारे पास एग शेप हार्ट होता है। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है, पैरोक्सिस्मल हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स आ जाते हैं, जिन्हें हम टेट स्पेल्स भी कहते हैं। ये टी से याद रखें, टी से टॉफ है, टी से टेट स्पेल हो जाएगा। उसके बाद ना अब इसका एक यूक्यू आ जाता होता है कि पार्ट आता है यूक्यू का, कि इसके चार फीचर्स क्या हैं। और इसका निमोनिक है हमारे पास प्रूफ। इसमें अब पी से आता है पल्मोनरी स्टीनोसिस हो जाता है, आर से आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ओ से आता है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाता है, वी से आता है वीएसटी हो जाता है। ये अब इसके जो चार डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद अब इसमें जो हमारे पास बच्चा है ना, वो इस तरह से स्क्वेचिंग या नी चेस्ट पोजीशन जो है इसमें प्रेजेंट करता है ईसीजी। अब ईसीजी जो है ना, इसमें भी चारों में डिफरेंस है। हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन शो करता है, इसमें हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो करता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें एबीजीज अगर हम इसके कराते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई होती है स्फेयर किस्म की, हार्ट वर्क लेस देन नॉर्मल, नो हार्ट फेलियर। अब इसमें जो है ना, हार्ट ने बाकी हार्ट मतलब नॉर्मल हार्ट से कम काम शुरू कर दिया, तो हार्ट फेलियर के चांसेस तो ख़त्म हो गए हमारे पास। लेकिन जो वीएसटी और पीडीए वगैरह है, इनमें हमारे पास जब हार्ट ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है ना, तो इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब जो इसका ट्रीटमेंट है ना, इन सारों में टॉफ, वीएसटी, एएसटी और पीडीए, इन सारों के ट्रीटमेंट के लिए मैंने ये जनरल इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं और जनरल ट्रीटमेंट लिखा है। ये जनरल ट्रीटमेंट तो हम हर किसी के स्टार्ट में लिख सकते हैं, कोई भी हमारे पास आता है क्वेश्चन उसके स्टार्ट में हम ये जनरल ट्रीटमेंट पुट कर सकते हैं। एडमिट करो, वाइटल मॉनिटर करो, इनपुट आउटपुट रिकॉर्डिंग करो, कंप्लीट बेड रेस्ट दो पेशेंट को, उसके अलावा फूड मतलब न्यूट्रिशन मेंटेन करो, ऑक्सीजन दो। उसके बाद जो जनरल्स में आती है हमारे पास, इसके अलावा एच से याद कर सकते हैं हम कि 3H है। हाइपोक्सीमिया है, अगर फॉर एग्जांपल उसे ठीक करना है, हाइपोथर्मिया उसे मेंटेन करो, हाइड्रेशन मेंटेन करो, टेम्परेचर कंट्रोल करो, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर सेम हो गया। उसके बाद ग्लूकोज लेवल देखो, HB लेवल देखो, आयरन सप्लीमेंट्स दो, एंटीबायोटिक्स दो, और ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह अगर हुई हुई है तो उसे मोनिटर करके उसे ट्रीट करो। अब जब हम स्पेसिफिकली टॉफ के ट्रीटमेंट पे आते हैं ना, अब हमने जनरल तो लिख लिया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब उसे या टेट स्पेल होते हैं, पैरोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स होते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, पहला पॉइंट होता है हमेशा ऑक्सीजन इनहेलेशन कर देना है पेशेंट को। उसके बाद उसे हमने नीचे पोजीशन में रखना है। उसके बाद हमने उसे मॉर्फिन सल्फेट देनी है। अब मैंने इसे इस तरह से याद किया था कि 2M से मेडिसिन याद रखो, मॉर्फिन सल्फेट देते हैं, इसमें हम साथ में मिडाजोलम देते हैं, मतलब 2M याद रखो, एक मिडाजोलम, एक मॉर्फिन सल्फेट। उसके बाद 2B से याद रखो, 2B से एक बीटा ब्लॉकर देंगे, एक बाइकार्बोनेट देंगे जिसमें IV सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए।
फिर हम 2B से देते हैं, इसमें IV सोडियम बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं और बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं। फिर हम 2 ड्रग्स B से देते हैं, एक आ जाती है फेनाइलएफ्रीन और एक आ जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हम इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं। और लास्ट पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रीटमेंट से इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नी चेस्ट पोजीशन में रखना है बच्चे को। उसके बाद लास्ट अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन से काम नहीं बनता फिर हम सर्जरी के साथ जाते हैं। अब इसमें हमारे पास एक है ब्लॉलॉक टॉसिंग शंट सर्जरी होती है, एक वाटर स्टंट शंट सर्जरी होती है और एक पॉट्स शंट सर्जरी होती है। ये 3 इसके सर्जरीज के नाम जो है ये मोर देन एनफ है आपके लेवल पे। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन। अब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इसमें ब्लड काउंट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, ABGs कराएंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी कराएंगे। अब जब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं ना चेस्ट एक्सरे, तो वो हर किसी का स्पेसिफिक होता है। मतलब हमारे पास टॉप में जो चेस्ट एक्सरे है उस पर बूट शेप हार्ट आएगा। ECG फाइंडिंग हम देखेंगे तो ECG को चेंजेस होंगी सारों में। मतलब ECG फाइंडिंग पे मतलब पता लगेगा कि हार्ट डायलेटेड है या नहीं है, लॉन्गेटेड है या नहीं है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम टॉफ के लिए कराते हैं तो उसमें ये चारों साइन आएंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस का पता लग जाएगा, VST का पता लग जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता लग जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास PD है ना, इसमें हमारे पास कंटिन्यूस या मशीनरी मरमर होता है। ये हमने पहले बता दिया कि इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग हुई होती है इसमें। उसके अलावा अब इसमें हेपेटोमेगैली हुआ होता है इसमें साथ में ना। इसके अलावा इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट हुआ होता है, मतलब लेफ़्ट साइड से ब्लड जो है वो राइट साइड पे ज़्यादा जा रहा होता है। और ब्रेथलेसनेस हुई होती है जब वाइल फीडिंग, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसमें बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम इस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है कि जब वो फीड ले रहा था ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो गई ऐसे। इसके अलावा स्वेटिंग हो जाती है ड्यूरिंग फीड में। इसके अलावा इसमें बॉन्डिंग या वाइड पल्सेस होती हैं और सिस्टेमिक और डायस्टोलिक थ्रिल होती है सेकेंड लेफ्ट इंटर स्पेस पे। उसके अलावा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, लेकिन बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। अच्छा, अब इसके साथ इसमें हमारे पास रुबेला एसोसिएशन, अगर रुबेला इन्फेक्शन हो जाती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो हमारे पास PDA की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, जैसे इसमें मैं बताया था कि हार्ट वर्क कम कर रहा होता है इसलिए हार्ट फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते इसमें। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाती हैं। जब हम इसकी मेडिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 I याद रख लें। मतलब इसमें मैंने याद कराया 2 M याद रखेंगे, 2 B याद रखेंगे, 2 P, इसमें 2 I याद रखेंगे। इसमें हम आयोडोमेथासिन देते हैं 0.2 मिलीग्राम, IV 3 डोज 8 to 12 आवर्ली। और उसके अलावा ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास क्लोज डक्टस, मतलब जो हमारे पास PDA है ना इसे क्लोज कर देती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इससे काम नहीं होता आइबुप्रोफेन दे देंगे। इसके अलावा ये हमारे पास आयोडोमेथासिन जो है कंट्राइंडिकेटेड है अगर क्रेटिनिन लेवल मोर देन 1/7 है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट को। इसके अलावा रीनल या GIT ब्लीडिंग है उसे, या नेक है, नेक्रोटाइजिन एंटेरोकोलाइटिस है, सेप्सिस का पेशेंट है तो हम उसे ये नहीं दे सकते आयोडोमेथासिन। जब हम इसके ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा तो सर्जिकल की तरफ जाएंगे। इसमें हम क्लियर कर देते हैं पेरेंट डक्टर आर्टेरियोसिस को बंद कर देते हैं, लाइगेशन और डिवीजन कर देते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी हमारे पास लाइगेशन और डिवीजन ही है और इसे हमने बिफोर 1 ईयर परफॉर्म करना होता है।